हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में अमेरिका का जो कांग्रेस का द्वितीय सदन है, सीनेट या जो उच्च सदन है, उनकी शक्ति और कार्यों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया था। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा है, उन पे नियंत्रण रखने के लिए या उनकी निरंकुशता को कम करने के लिए ये सोचा कि सीनेट को कुछ शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए इन दोनों पे, जिससे कि इन पे वो नियंत्रण रखे। तो सीनेट की जो रचना है वो इसी संस्था के रूप में की गई है। हम सीनेट की शक्तियां और कार्यों का अध्ययन करेंगे कि सीनेट को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं और क्या क्या कार्य हैं। तो पहले यह कानून निर्माण की शक्तियां। अमेरिका में साधारणतः विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें व्यवस्थापिका का जो द्वितीय या उच्च सदन होता है, उसको कानून निर्माण के संदर्भ में लोकप्रिय सदन की तुलना में या जो प्रथम सदन होता है उसकी तुलना में शक्तियां हैं वो कम प्राप्त होती हैं, या उसकी तुलना में उसका स्थान गौण होता है। लेकिन अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं कानून निर्माण के संदर्भ में। यानी कानून निर्माण के संदर्भ में दोनों सदनों की जो शक्तियां हैं वो लगभग समान है। साधारण विधेयक कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन अपने बहुमत से उसको पारित कर देती हैं। तो साधारण जो कानून है उसके संदर्भ में समान शक्तियां हैं। दूसरा है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के संदर्भ में भी दोनों सदनों को समान शक्तियां हैं। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक तभी पारित माना जाता है जब दोनों अपने 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देती हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। यद्यपि वित्तीय विधेयक हैं उनके संदर्भ में सीनेट को कुछ कम शक्तियां प्राप्त की गई हैं या प्रतिनिधि सभा कुछ उच्चता की स्थिति में है, किंतु यह व्यवहार में देखने पे ज़्यादा शक्तियों में वो भिन्नता है वह नहीं है, या प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट है उनकी वित्तीय विधेयक के संदर्भ में भी समान शक्तियां हैं। वित्तीय विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में रखे जा सकते हैं, यानी वित्तीय विधेयक हैं वो सीनेट में नहीं रखे जा सकते हैं। किंतु वित्तीय विधेयकों को पारित होने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों के द्वारा उसको पारित किया जाए, और सीनेट भी वित्तीय विधेयकों को संशोधित कर सकती है। तो इस कारण वित्तीय विधेयक के संदर्भ में साधारणतः रखे जाने के भेद के अलावा अन्य कोई भी भिन्नता इन दोनों में नहीं है। तो वित्तीय विधेयक के संदर्भ में भी दोनों की लगभग समान शक्तियां हैं। तो ये थी कानून निर्माण की शक्तियां। अब है कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो सीनेट है वो प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को कार्यपालिका क्षेत्र में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। साधारणतः 2 प्रकार की शक्तियां हैं सीनेट की कार्यपालिका क्षेत्र में। पहली है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, उनमें सीनेट के द्वारा अपना बहुमत है या सीनेट के साधारण बहुमत से स्वीकृति उनकी आवश्यक रहती है। राष्ट्रपति के द्वारा 2 प्रकार की नियुक्ति की जाती हैं। पहली नियुक्ति वे होती हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे मंत्रिमंडल के सदस्य, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश हों, इनकी नियुक्ति है। तो पहली प्रकार की नियुक्ति ये है। और दूसरी प्रकार की जो नियुक्तियां हैं वो उन संघीय अधिकारियों की नियुक्ति है जो किसी राज्य विशेष में की जाती हैं। साधारणतः जो प्रथम प्रकार की नियुक्तियां हैं उनको सीनेट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, किंतु जो द्वितीय संघीय अधिकारियों की नियुक्तियां जो किसी राज्य विशेष में की जाती हैं उसके संदर्भ में सीनेटीय शिष्टता का नियम है कि राष्ट्रपति जिस भी राज्य में इस प्रकार के संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है उस राज्य से जो सीनेटर हैं जो उसके दल से संबंधित हैं उन सीनेटरों से परामर्श करके ही वो नियुक्तियां करे। ये सीनेटीय शिष्टता का नियम है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है तो सीनेट के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरी जो कार्यपालिका शक्ति है वो कि विदेशों से जो संधियां की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा उसमें सीनेट के 2/3 बहुमत की पुष्टि आवश्यक रहती है।
तो जो भी राष्ट्रपति इस प्रकार सीनेट है वो राष्ट्रपति के वैदेशिक जो कार्य हैं उनमें भागीदार है। साधारणतः ये कहा जाता है कि प्रशासनिक समझौते के कारण सीनेट की ये शक्ति है, इसका इतना प्रभाव नहीं है, किंतु राष्ट्रपति के द्वारा जो अन्य देशों से प्रशासनिक समझौते किए जाते हैं उनकी भी सीमित है या उनकी भी लिमिट है, जिनके कारण संधि हैं वो अन्य देशों के साथ की जाती हैं। तीसरी जो शक्ति है कार्यपालिका संबंधी है वो युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा है वो कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, यानी राष्ट्रपति द्वारा तब तक युद्ध की घोषणा नहीं की जा सकती जबकि कांग्रेस के दोनों सदन उसको अनुमति न दें या उसकी पुष्टि न कर दें। तो इस शक्ति का प्रयोग जो सीनेट है वो प्रतिनिधि सभा के साथ करती है। तो ये सीनेट की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तीसरी है अन्वेषण की शक्तियाँ। तो अन्वेषण की शक्ति भी सीनेट को प्राप्त है। संविधान के द्वारा जो व्यवस्थापिका संबंधी कार्य हैं उनके संदर्भ में सीनेट को अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई थी, किंतु सीनेट के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग प्रशासनिक विभागों के कार्यों की जांच के लिए भी किया जाता है। तो जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार पाया जाता है उसके संदर्भ में इस अन्वेषण की शक्ति का महत्व है। अगली है सीनेट की न्यायपालिका शक्तियाँ। सीनेट को महाभियोग की जांच का अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों, सैनिक अधिकारियों पर देशद्रोह व भ्रष्टाचार के व अन्य गंभीर अपराध के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी प्रतिनिधि सभा इन अधिकारियों पे महाभियोग लगा सकती है। इस महाभियोग की जो सुनवाई है वो सीनेट के द्वारा की जाती है। सीनेट जब महाभियोग की सुनवाई करती है तब उसकी अध्यक्षता जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा की जाती है। इस महाभियोग की सुनवाई के समय सीनेट है वो जो भी न्यायिक कार्रवाई है वो पूरी करती है। और आवश्यक है कि सीनेट इस महाभियोग की सुनवाई के लिए जो अपराध सिद्धि के लिए कम से कम सीनेट का 2/3 बहुमत है उसकी आवश्यकता रहती है। इसके अलावा अन्य शक्तियाँ सीनेट की हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जो मतगणना है वो सीनेट के द्वारा की जाती है। उनके निर्वाचन का जो परिणाम घोषित सीनेट के द्वारा किया जाता है। और यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है या जो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है मतों का, तो सीनेट जो प्रथम जो 2 उम्मीदवार हैं उनमें से एक को निर्वाचित करती है। तो उपराष्ट्रपति में यदि किसी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है उस समय सीनेट को उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का या उसको निर्वाचित करने का अधिकार होता है। तो ये अन्य शक्तियाँ थीं। अब है सीनेट की महत्ता और उसके कारण। यानी जो संविधान निर्माता सीनेट को जितनी शक्तियाँ प्रदान करना चाहते थे वो उस वर्तमान समय में उनकी शक्तियाँ अगर हम विश्व के अन्य देशों के द्वितीय सदन की तुलना में देखें तो काफ़ी अधिक हैं। तो सीनेट की महत्ता और उसके कारण निम्न है। पहली है संविधान निर्माताओं द्वारा सीनेट को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सीनेट की जो महत्ता या जो महत्व है वो इस कारण भी अधिक है क्योंकि सीनेट को संविधान निर्माताओं के द्वारा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। संविधान निर्माता ये चाहते थे कि सीनेट है वो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा की शक्तियों पर नियंत्रण रखे, जिससे कि शासन के ये जो दोनों अंग हैं ये निरंकुशता न कर सके या इसमें निरंकुशता न आए। इस कारण सीनेट को राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं और जो प्रतिनिधि सभा की विधायी शक्तियाँ हैं उन दोनों पे नियंत्रण दिया गया है या उन पे दोनों पे नियंत्रण रखा है। इस कारण राष्ट्रपति और जो सीनेट हैं वो मिलकर कई ऐसे कार्य जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। इसी प्रकार कई ऐसे कार्य हैं जो सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन कोई कार्य ऐसा नहीं है जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा है वो दोनों मिलकर कर सकें। दूसरा जो महत्व है इसका इस कारण है सीनेट की विशिष्ट शक्तियाँ। सीनेट की कुछ विशिष्ट शक्तियाँ हैं जो प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है, इस कारण भी उसका महत्व है। एक तो कानून निर्माण और जो वित्तीय विधेयक हैं इनमें दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्रदान की गई है, जबकि व्यवहार में जो अन्य देशों में जो व्यवस्थापिका होती है उसके दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। द्वितीय सदन को प्रथम सदन की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सीनेट को राष्ट्रपति के द्वारा जो संधि की जाती है और जो नियुक्ति की जाती है उनके संदर्भ में जो शक्ति दी गई है
उनके कारण भी सीनेट का महत्व है। अगला जो कारण है मंत्रिमंडलीय पद्धति का अभाव। मंत्रिमंडलीय पद्धति या संसदात्मक शासन व्यवस्था न होने के कारण भी सीनेट का जो अधिक महत्व है, क्योंकि ये व्यवस्था न होने के कारण अमेरिका में कार्यपालिका के संदर्भ में प्रतिनिधि सभा को विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं है। जहाँ पे संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पे जो प्रथम सदन रहता है उसको मंत्रिमंडल के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण वो अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इस कारण प्रतिनिधि सभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कारण यहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगर मान लो अमेरिका में संसदात्मक शासन व्यवस्था होती तो जो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका है वो निम्न सदन प्रतिनिधि सभा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है प्रत्यक्ष निर्वाचन। अमेरिका में जो कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट है उसका शक्तिशाली होने का ये भी कारण है कि उसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि विश्व के जो अन्य देश हैं उनमें साधारणतः द्वितीय सदन के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा या मनोनयन के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला है सीनेट का स्थायित्व व सीनेट के सदस्यों का दीर्घ कार्यकाल। अमेरिका में अगर कांग्रेस के हम दोनों सदनों को देखें तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो काफ़ी कम होता है, यानी केवल 2 वर्ष का ही होता है, जबकि सीनेट का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। सीनेट है वो एक स्थायी सदन है जो कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। इस प्रकार ये एक स्थायी सदन है, जबकि जो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल होता है वो केवल 2 वर्ष का होता है। इस कारण प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो तो निर्वाचन के बाद उनको तो दोबारा निर्वाचन का अवसर सताने लग जाते हैं, इस कारण वो उस कार्यों में लग जाते हैं। जबकि सीनेट के जो सदस्य हैं वो एक बार निर्वाचित होने के कारण आराम से 5 वर्ष तक हैं वो निर्भीक और स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। वो चुनाव संबंधी कार्यों में या चुनावों के संदर्भ में इसके इतने कार्य नहीं होते हैं। अगला है सीनेट का लघु आकार। अमेरिका में सीनेट का महत्व इस कारण भी है क्योंकि ये प्रतिनिधि सभा की तुलना में काफ़ी छोटा सदन है। इसके जो सदस्य हैं वो उनकी संख्या 100 ही है। छोटे आकार के कारण जो सदस्यों में पारस्परिक घनिष्ठता पाई जाती है और उनमें स्वतंत्रता पूर्वक वाद विवाद है वो संभव हो सकता है। तो सीनेट के लघु आकार के कारण भी उसके महत्व है। अब है सीनेट सदस्यों में संस्था के प्रति सम्मान व परस्पर ऐक्य। अमेरिका में जो सीनेट के सदस्य हैं उनमें सीनेट की जो संस्था उसके प्रति सम्मान पाया जाता है और वो पारस्परिक, चाहे किसी भी दल के सीनेट हो उसमें उस संस्था के प्रति पारस्परिक एकता है और उसके प्रति सम्मान की स्थिति है, जिस कारण भी सीनेट के जो है वो अधिक शक्तिशाली या सीनेट का महत्व है। अगला है सीनेट की सदस्यों की उच्च गुणता। अमेरिका में जो सीनेट है वो राष्ट्रपति के कार्यपालिका कार्यों में भागीदारी है। इस कारण जो शक्तिशाली लोग हैं या जो राजनेता हैं वो सीनेट की ओर आकर्षित होते हैं। इस कारण सीनेट में जो हैं सदस्य हैं वो उच्च गुणवत्ता पूर्ण आते हैं। अगला है सीनेट की कार्यप्रणाली। सीनेट की कार्यप्रणाली ऐसी है जिसके कारण उसकी शक्तियाँ हैं वो शक्ति या उसका महत्व है, क्योंकि सीनेट के जो सदस्य हैं उनको बोलने का समय निश्चित नहीं होता है, यानी कोई भी सदस्य है वो किसी भी विषय पे अधिक स्वतंत्रता के या पूर्णता के साथ भाषण दे सकता है, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस कारण सीनेट की कार्यप्रणाली के कारण भी सीनेट का महत्व है। तो इस कारण ये सीनेट है वो अधिक शक्तिशाली है या सीनेट की महत्ता है वो अधिक है। धन्यवाद।